अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 28 ऑफ सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 28 सितंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्वीडन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ये आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आपको दिए गए हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन 1 बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन B बोलता है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन C बोलता है 2 ओनली, या फिर ऑप्शन D बोलता है तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा है वो है एक स्कूल बस का वीडियो, मुंबई का वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2 दिन से लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल को पब्लिश किया है। अब बहुत सारे आर्टिकल आ रहे थे, वीडियो भी मिला तो मैंने आपके साथ में उस वीडियो को शेयर कर दिया है। अब आप देखोगे वो जो स्कूल बस है ना, उसके अंदर लगभग 15 से 18 बच्चे भी थे, लेकिन होता यह है कि वो जो बस है वो बैक गियर में आती है और रिवर्स गियर में आने के बाद में पलट जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इसमें एक अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक बच्चा है जिसको यहाँ पर थोड़ी सी खरोंच आई है, अदरवाइज़ यहाँ पर किसी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो बिल्कुल मॉर्निंग के 7 बजे के आसपास का है। 7 बजे यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था। फिर जैसे ये सब कुछ हो गया है, सब कुछ मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सेफली निकाल लिया गया इस बस से। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड करी कि ये जो ड्राइवर है ना, कि इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि जब ड्राइवर को अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती है तो यहाँ पर क्यों ड्राइविंग करने आया है, और वो भी खासकर स्कूल बस। तो इस प्रकार के आर्टिकल भी लगातार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर हेडिंग कहाँ से लेकर आते हो थंबनेल की, तो हेडिंग मैं खुद नहीं लाता यार, डायरेक्टली यहाँ पर आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारी आर्टिकल खुद ही हेडिंग दे देते हैं अपने आप ही, तो वही हेडिंग डायरेक्टली कट पेस्ट करके थंबनेल पे लगा देता हूँ,
ताकि जो थंबनेल इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़े, लोग अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, फिर उसके बाद लंबे समय तक चैनल पर स्टे करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत देखता हूँ मैं। आते हैं लोग, फिर उसके बाद न्यूज़ एनालिसिस को सुनते हैं और बहुत लंबे समय से मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगभग मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से जुड़े हुए हैं, उनके नाम मुझे रटे हुए हैं। आगे मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। इनफैक्ट जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर भी ये लिंक किया जा सकता है। बात ये की जा रही है सरकारी ऐप के बारे में। तो गवर्नमेंट एक ऐप आपको देखने को मिलेगा। उस ऐप के अंदर क्या किया जाएगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल्स है ना, इसका डेटा कैप्चर किया जाएगा, इसका डेटा रखा जाएगा। ज़मीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है आज के टाइम पर लगातार कम हो रहा है, आपको ही पता है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो वही चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा। उस ग्राउंड वाटर के लेवल का जो डेटा है उसको कैप्चर करने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब वो ऐप वगैरह कौन सा है, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। सरकार ने कल के दिन ही यहाँ पर इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का नाम है जल दूत। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने देश भर में जो ग्राउंड वाटर लेवल है इसको मॉनिटर कर सकें, इसके ऊपर निगरानी रख सकें, कहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल का स्टेटस आज के टाइम पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात। अगर आप लोग देखोगे पिछला कुछ समय साल 2021 को देखोगे तो यहाँ पे पता ये चलता है कि ग्राउंड वाटर लेवल की सिचुएशन लगातार साल ब साल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे पास में एक डेटा है जो कि पीआईबी से लिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे सोर्स लिखा हुआ है पीआईबी। इस डेटा के अंदर क्या बोला जा रहा है कि आज के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राज्य जहाँ पर अभी भी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बड़ा है, वो कौन कौन से राज्य हैं, वो है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका और तीसरा तेलंगाना। अब यहाँ पर बॉटम के 3 राज्य ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ है साल 2021 के अंदर, तो वो है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है ना, तो ये डेटा आप लोग ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। कुछ भी आता है ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर लिखने के लिए तो ये डेटा आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ, ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में और डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ये तो आपने ऐप के बारे में पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, क्या डेटा ये पढ़ा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तो जो ग्राउंड वाटर नाम से पता चल रहा है जो कि आपके लैंड में प्रेजेंट है ना, जो ये ग्राउंड वाटर होता है ना, ये जो भी हमारे लैंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो भी स्पेसेस खाली पड़े हुए हैं है ना, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, फ्रैक्चर्ड रॉक्स के बीच में, वहाँ सभी जगह पर ये पानी भरा हुआ होता है। तो ज़मीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। अब मैं आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ, उस डेटा को ज़रूर से अपने पास में नोट डाउन कर लेना। देखो इस वाले आर्टिकल को कहाँ पर रिलेट कर सकते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीएस पेपर नंबर 3 और 1 में रिलेट कर सकते हैं। देखो रिसेंटली भी यहाँ पर एक एनालिसिस आया था और वो जो एनालिसिस है ना वो किया गया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के थ्रू, और इसने यहाँ पर ये बताया था कि हमारे कंट्री में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 33% से कम हो गया है। और ये कितना कम हुआ है, 0 से 2 मीटर तक, यानी जो पानी का लेवल है वो 0 से 2 मीटर तक कम हुआ और 33% तक यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है इस ग्राउंड वाटर लेवल के अंदर में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और कुछ कुछ बड़े बड़े शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी 4 मीटर तक भी नीचे गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, यानी पानी लगातार कम हुआ है। अब वो मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, इंदौर, मदुरई, विजयवाड़ा, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ऐसे बड़े बड़े शहर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर पानी और ज़्यादा कम हुआ है। फिर ये जो CGWB है, CGWB के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, आगे इसको मैं CGWB के नाम से ही बोलूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लगातार ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर किया, इसके ऊपर नज़र रखी, पूरे देश भर में ग्राउंड वाटर लेवल किस लेवल पर है उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने देखा। और फिर उसके बाद में डेटा को देखते हुए ये बताते हैं कि आज के टाइम पर ना ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है इसका उपयोग, यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये डेटा ये बोलता है कि जो इंडिया है वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा निर्भर है इस ग्राउंड वाटर के ऊपर। अब हम लोग करते क्या हैं, तो इस पानी को निकाल कर इससे सिंचाई करी जाती है। हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट बोला जा रहा है जो 70% का फूड प्रोडक्शन होता है भारत में, जो भी यहाँ पर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, इसका 70% जो है ना ये इरीगेशन वेल्स की मदद से किया जाता है। ठीक है ना, तो यानी सिंचाई की मदद से किया जाता है, और वो जो पानी है वो बेसिकली ग्राउंड वाटर से निकाल कर यूज़ किया जा रहा है।
तो बोला ये जा रहा है कि इंडिया जो है ना कहीं आज के टाइम पर ओवर डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर के ऊपर। हम लोग एक हद से ज़्यादा निर्भर हैं ग्राउंड वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले टाइम पर ये जो क्राइसिस हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जिसकी वजह से हम लोग को पूरा का पूरा एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है ताकि इस ग्राउंड वाटर को बचाया जा सके, वापस से हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। क्लियर हो गई बात। देन बात यहाँ पर आती है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में। भारत के अंदर कितना पानी निकाला जा रहा है उसके बारे में एक डेटा है, और ये डेटा बिल्कुल एक ऑफिशियल डेटा है यूनेस्को का। तो ऐसा डेटा ना आप डायरेक्टली लिख सकते हो, चाहे एसए हो गया, चाहे कोई सा भी आपका पेपर हो गया, जीएस पेपर 3 के अंदर कोई क्वेश्चन हो गया इस प्रकार से, तो वहाँ पर ये जो डेटा है वो डायरेक्टली आप लोग फैक्चुअल डेटा यूपीएससी को वैसे ही बहुत पसंद आता है। तो ये जो यूनेस्को का वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 2018 की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया जो है ना दुनिया भर में एक सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का। एक्सट्रैक्टर मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा पानी को निकालते हैं ग्राउंड से, तो उस मामले में इंडिया कहीं ना कहीं टॉप पर आता है। अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर के प्रति, ग्राउंड वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है आप कह सकते हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, वो मतलब अभी तक मेजर नहीं किया गया है। हालांकि कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, अभी उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहीं पर जो CGW भी है ना, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने ये बोला कि हम लोग हर साल 230 बिलियन मीटर क्यूब ऑफ ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इतना पानी हर साल निकाला जाता है ग्राउंड से, और वो पानी जो निकाला जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, यानी कि कृषि वाले एरिया के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के अंदर में आप देखोगे बहुत सारे और भी जगह नज़र आ रही हैं जहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है ना वो बढ़ चुका है। डिप्लीशन मतलब ग्राउंड वाटर जो कम हो रहा है, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है इंडिया में कई सारे हिस्सों से, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। जो टोटल एस्टिमेशन है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इंडिया में, वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 122 से लेकर 199 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास देखने को मिलेगा, बिलियन मीटर क्यूब के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये टोटल एस्टिमेशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना यहाँ पर इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसी रिपोर्ट में बोला गया इंडिया के अंदर में देखोगे तो आज के टाइम पर इरिगेशन वेल्स को, यानी कि कुआं बनाया जाता है ना, ताकि यहाँ से पानी निकाल सकें। पहले कुआं बनाया जाता है फिर ताकि हम लोग ग्राउंड वाटर निकाल सकें, ये तो आपको पता ही है। तो आज के टाइम पर इरिगेशन वेल को कंस्ट्रक्ट करना, यानी इन कुएं को बनाने के लिए कोई भी क्लियरेंस की आवश्यकता होती नहीं है ना, ना कोई यहाँ पर आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। ऐसे आप कह सकते हो हर रोज़, मतलब आप कह सकते हो कि हर रोज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 कुएँ खुदते हैं और बहुत सारे कुएँ सूख जाते हैं, बहुत सारे कुओं को त्याग भी दिया जाता है। तो ये हर रोज़ की कहानी है, बहुत सारे कुएँ बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे कुएँ सूखते जा रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर रखी जाती है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के थ्रू। अब बात ये आती है कि सर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं, ये तो हमने देख लिया कि हाँ कितना कितना ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है। अब कारण क्या है इसके पीछे का, ये बताओ। कारण ये है कि हमारे कंट्री के अंदर जो पानी है ना, इसकी जो डिमांड है वो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल नीड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन तीनों ही सेक्टर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो पानी स्टोर नहीं हो पा रहा लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न आपको देखने को मिलेगा, वो रीज़न है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक क्रांति आती है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी फसलों को भारत में लगाते हैं, लेकिन बात यह आती है कि जो फसल है ना, ये सारी की सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसल हैं जिसमें पानी भर भर के लगता है, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को एक वैल्यू मिलती है, इसको हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं और इससे क्या होता है, पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और पानी जब यहाँ पर दिया गया तो दूसरी तरफ क्या हुआ, पानी का डेफिसिट यानी कि पानी की कमी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में जो ग्राउंड वाटर है वहाँ से बहुत सारा पानी निकाला जाएगा। क्लियर हो गया। तो बोला यह जा रहा है कि पानी को हम लोग आज के टाइम पर निकाल तेज़ी से रहे हैं और वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, रिचार्ज धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसका यूज़ बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। प्लस एक और रीज़न यहाँ पर दिया गया है, वो यह है कि जो भी MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, आपको पता होगा फार्मर्स को जो फसल है ना उस पर MSP देती है सरकार, लेकिन MSP उन वाली फसलों के ऊपर ज़्यादातर मिलती है जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं,
यानी कि ऐसी फसलें जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर एमएसपी ज़्यादा प्रोवाइड करवाती है सरकार। तो इससे यहाँ पर होता क्या है, होता एग्जैक्टली यहाँ पर यह है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो इन्हीं वाली फसलों को उगाते हैं। अब इन्हीं वाली फसलों को जब उगाया गया तो इससे क्या हुआ, पानी की यूज़ बढ़ गया, और पानी का यूज़ बढ़ गया तो इससे ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन वगैरह है वो भी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कठिन चीज़ आपको नज़र आएगी नहीं। फिर यहाँ पर बोला गया ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में सारा डेटा हमने समझा। अब आपसे मेंस के अंदर ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चलो ये जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसके लिए, कुछ इनिशिएटिव वगैरह चला रही है क्या, तो उस इनिशिएटिव के बारे में ध्यान रखना। अब मैं आपको वो इनिशिएटिव बताता हूँ। पहले आपको देखने को मिलेगा जल शक्ति अभियान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति अभियान को 2019 में लॉन्च किया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, पानी की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें, ग्राउंड वाटर की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसके बाद जो दूसरा इनिशिएटिव था वो था नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की। ये पॉलिसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को थोड़ा बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करते हैं। जो पानी है, बारिश का पानी है, उसका हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट से इनिशिएटिव्स हैं जो कि ग्राउंड वाटर को एक तरीके से वापस से रिचार्ज करने के बारे में चर्चा करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो ओवरऑल 360 डिग्री के अंदर आर्टिकल कवर कर लिया। कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, प्लस चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, दोनों की तैयारी साथ में होती है। तो आर्टिकल को ऐसे ही कवर करना है। आर्टिकल पढ़ा, प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो उस चीज़ को लेते हुए आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर दिया गया है। जो डेटा है वो सब आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे ना तो इसके साथ में एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। जब आप लोग इस वाले ऐप को डाउनलोड करोगे, इस पीडीएफ को इस ऐप में ओपन करोगे तो आपको येलो कलर के ये सिंबल्स नज़र आएंगे। आप इस पर टैप करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कुछ लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके अपने डिजिटल नोट्स बनाते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आएगा। करना क्या है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आएंगे। इन 3 डॉट्स पर टैप करके आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। क्लियर हो गया? चलो फिर आगे आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यहीं पे बता देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, और साथ ही साथ में मेक श्योर करना है इस वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। 5K प्लस लाइक का एक सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है ना। एक मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस वीडियो भी आगे तक रीच करता है। तो इतना काम ज़रूर करना, 1 सेकंड लगने वाला है। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। इंस्टाग्राम पे जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, या आपको प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। नौ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, अराइवल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट टुक बिग हिट इन 2021। मतलब क्या है, यानी कि जो विदेशी पर्यटक हैं, टूरिस्ट मतलब जो पर्यटक होते हैं बाहर से इंडिया में घूमने आ रहे हैं, तो 2021 में इनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात है, इनकी संख्या कम होगी, यानी बाहर से घूमने आ रहे जो इंडिया में लोग हैं इनकी संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब बीच में ये कम हो गई, तो इससे इंडिया को ही लॉस देखने को मिल जाता है ना। तो वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। तो एक डेटा प्रेजेंट किया गया है, एक डेटा निकल कर आया है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो बोला जाता है कि साल 2020 और साल 2021 इन दोनों सालों का डिफरेंस बताया गया है। आप साल 2020 में देखोगे तो कोविड-19 पेंडेमिक वगैरह आया है ना। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग चुकी थी, और हमने देखा कि साल 2020 में फिर भी 2.74 जो मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हैं उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। कितने? 2.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने, विदेशी पर्यटक इंडिया में विजिट कर रहे थे। लेकिन जब आप लोग इसी डेटा को साल 2021 में देखते हो तो साल 2021 में ये नंबर काफ़ी कम हो चुका है। ये 2.74 मिलियन से कम होकर पहुंच चुका है 1.52 मिलियन के आसपास। यानी कि जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो 2020 में बहुत सारे लोग थे जो कि इंडिया में विजिट किए थे, लेकिन 2021 में उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ये बात किसने बताई है? ये बात बताई गई है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये रिपोर्ट कब आई? ये रिपोर्ट कल ही आई है, तभी आज यहाँ पर इसको न्यूज़पेपर में प्रेजेंट किया गया। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, इसके अकॉर्डिंग ये बात रखी जा रही है। तो ये डेटा ज़रूर ध्यान रखना, ये डेटा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बस खाली 4 लाइन में इसको लिख लो, मतलब 1 लाइन में आ जाएगा। ये 4 लाइन का मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब बात ये करते हैं कि सर 2021 में
1.52 मिलियन के आसपास लोग आए हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब की बार यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ कौन कौन से देश से सबसे ज़्यादा लोग आए। तो यहाँ पे टॉप 15 देश देखने को मिलते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक इंडिया में विजिट करें। उसमें से जैसे यूएस हो गया, यूके, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री आपको नज़र आ जाती है। क्लियर हो गई बात। अब एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्या बाहर से सिर्फ लोग विजिट करने ही आए थे इंडिया में, इंडिया के लोग नहीं घूमने गए थे? इंडिया के लोग भी घूमने गए थे। तो इंडिया के लोग जो है जो घूमने गए थे ना, उनकी संख्या तो बड़ी है 2021 में। 2020 में आप देखोगे तो 7.29 मिलियन के आसपास लोग गए थे, लेकिन 2021 में ये 8.55 मिलियन के आसपास जो इंडियन नेशनल्स हैं इन्होंने डिपार्ट किया था कंट्री को। लेकिन अब बात ये आती है कि इंडिया से लोग सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर घूमने गए थे? तो यूएई यहाँ पर टॉप डेस्टिनेशन नज़र आया है। 2021 में बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो यूएई घूमने गए थे, और यूएई के बाद में यूएस, कतर, ओमान और यूके वाली कंट्रीज़ के अंदर भी विजिट किया। तो ये था यहाँ पर कंप्लीट डेटा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है? आप कह सकते हो टूरिज़्म के बारे में। और टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। और देखो ये ऐसे टॉपिक है ना जो लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं। अभी वर्ल्ड टूरिज़्म डे का सेलिब्रेशन हुआ, उससे पहले टूरिज़्म को लेकर और एक और एक्स्ट्रा डेटा था, और अब फाइनली फिर से टूरिज़्म आ चुका है। मतलब पिछले 4 से 5 दिनों में ये चौथी बार न्यूज़ में है। तो आपको बहुत अच्छे से घोल के पी लेना है, क्योंकि आगे तो ये आएगा नहीं न्यूज़ में, कोई वजह होगी तो आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी जल्दी आने वाला है नहीं। तो जब एक न्यूज़ आती है ना तो वो लगातार 4-5 दिन कवर होती है, तो उन 4-5 दिन आराम से पढ़ लो, उनको रिवाइज़ करते रहो, रट जाएगी, ठीक है ना। अब आओ हम लोग थोड़ा सा टूरिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के अंदर टूरिज़्म की क्या सिचुएशन है। देखो यहाँ पे बोला जाता है साल 2019 की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल की रिपोर्ट, ये अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया की जो रैंक है, देखो होता यह है ना कि टूरिज़्म से क्या हो रहा है, दुनिया भर की जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, उसके अंदर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन किया जाता है इस टूरिज़्म के माध्यम से। तो दुनिया भर की जीडीपी में इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? तो इंडिया यहाँ पर बेसिकली 10th पोजीशन पर आता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड जीडीपी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दुनिया भर की जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस पर 10वें नंबर की पोजीशन हम लोग यहाँ पर होल्ड करते हैं। ये 2019 का डेटा है। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी आज के टाइम पर टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट भी है। 2019 में इनफैक्ट जो टोटल इकोनॉमी है ना, जब आप लोग देखोगे तो लगभग 13,68,100 करोड़ तक का यहाँ पर आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन हुआ था इस पर्टिकुलर टूरिज़्म से। फिर साल 2020 में टूरिज़्म बुरी तरह से हिट हुआ। रीज़न ये था कि साल 2019 में कोविड-19 स्टार्ट हो चुका था। मतलब साल 2019 में पूरे साल तो टूरिज़्म चलता रहा, फिर लास्ट में यहाँ पर हिट होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर कोविड-19 आ गया था। लेकिन अभी हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक लगभग इसमें, इस सेक्टर में और भी बहुत सारी जॉब्स को जनरेट किया जाए। लगभग 53 मिलियन जॉब्स का टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई। और ये सब देखो, ये वो डेटा है जो कि मैं पिछले 4 दिनों से आपके साथ में रोज़ाना शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल चलो फिर भी मैं आप लोग को एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, काफ़ी सारे लोग नए होंगे। अभी जो टूरिज़्म लगातार बढ़ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और आगे भी बढ़ेगा तो भी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे सर्विस सेक्टर को पुश देगा। यानी इससे जो एयरलाइन सर्विसेज हैं, होटल सर्विसेज हैं, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, ये बढ़ेंगी। एयरलाइन के बिना कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में कैसे ट्रैवल कर लेगा? तो ये जो सर्विसेज है ये भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएंगी। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बाहर के पर्यटक जब इंडिया में आएंगे घूमने के लिए तो यहाँ पर पैसा खर्चेंगे, फॉरेन एक्सचेंज हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे। जो हमारे नेशनल हेरिटेज हैं, जो भी हमारे धरोहर हैं, उनको हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। साथ ही साथ में आप कह सकते हो ये इंडिया के लिए प्राइड की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जब लोग आएंगे, घूमने जाएंगे, घूम के वापस से जाएंगे तो आगे वो और भी लोगों को रिकमेंड करेंगे। तो इससे ओवरऑल इंडिया की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इंडिया के लिए प्राइड वाली बात देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में जब लोग घूमने आएंगे अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर, तो वहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्लियर हो गया। तो ये टूरिज़्म के सारे इंपॉर्टेंस हैं। बाकी इसमें आज के टाइम पर कुछ चैलेंजेस यानी कुछ परेशानियां भी नज़र आती हैं। जैसे पहली परेशानी, आज के टाइम पर हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है नहीं, प्रॉपर रोड्स नहीं है, वाटर कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगह पर घूमने जाते हो वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, मोबाइल सर्विसेज की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं मिलती है।
अलग से आपको सिम वगैरह ख़रीदना पड़ता है कुछ दिन के लिए, वो भी अगर जब घूमने जाते हो तो उसमें भी इतना सारा डेटा मिलता नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें आज भी नज़र आती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी कमी है। प्लस आप देखोगे तो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी आज के टाइम पर एक चैलेंजिंग नेचर में देखने को मिलती है। मतलब क्या है, जो बाहर के बहुत सारे पर्यटक हैं इन्होंने काफ़ी सारी जगह पर बहुत सारा हर्डल, बहुत सारी परेशानियां फेस करी हैं, है ना। तो फॉरेन टूरिस्ट ने बहुत सारी परेशानियां फेस करी हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। इनके प्रति यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जैसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारी जगह पर प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, वेल मेंटेन टॉयलेट्स नहीं है, फर्स्ट एड सर्विसेज नहीं है, तो ये भी परेशानियां नज़र आती हैं। बाकी जो टूरिज़्म है वो सीजनैलिटी इसमें देखने को मिलती है, यानी कि सीज़न वाइज चलता है टूरिज़्म। आपको पता होगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो महीना है ना, इस बीच लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं। और इन महीनों को भी अगर हम लोग देखें तो इसमें नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं। वो बात यहाँ पर बताई जाती है। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा डेटा। इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड प्रीलिम्स मेंस ऐसे कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, तो आप लोग प्रॉपरली उसका यूज़ कर पाओगे। चलो आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कल मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था किस चीज़ के बारे में, लाइव स्ट्रीम के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट होने वाली है कल से, और वो कल पहली लाइव स्ट्रीम हो गई है। आई होप आपने देखा भी होगा, मैंने कल देखा भी था। यूट्यूब के ऊपर ये लाइव स्ट्रीम चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर अभी डिस्कस किया जा रहा है, वो है EWS रिजर्वेशन का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का। तो उसी चीज़ को लेकर आपको ये कुछ ऐसे पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर वीडियोस चल रही थी। तो यहाँ पर 5 जज की बेंच आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो वो बैठी हुई है, बाकी EWS के मैटर को यहाँ पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कल लाइव वीडियो चल रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगभग देख रहे थे। एक डेटा ये बोलता है कि लगभग 8 लाख लोग यहाँ पर लाइव इसको वॉच कर रहे थे, इस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम को। यूट्यूब के ऊपर ये लाइव था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपनी तरफ से भी लाइव कर रखा था, आपको इसके बारे में पता होगा। तो इसमें यही इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाइव स्ट्रीम के बारे में मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, लाइव स्ट्रीम के क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स भी नज़र आ सकती हैं, ऐसा कल हमने डिस्कस किया। अब फिलहाल कुछ नया पढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा का पूरा कल डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है ऑन पेटिशन अगेंस्ट EWS रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या है, समझो इसे। देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 7 दिनों से EWS वाले रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर सुनवाई चल रही है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर कुछ पिटीशन, कुछ याचिकाएं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई हैं, और वो जो याचिका है ना, वो इस EWS रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है। उनका कहना यह है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो ये रिजर्वेशन लेकर आया हो, ये जो आरक्षण है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल भी कवर करे थे। बहुत सारे जजेस का कहना है कि ये जो है ना, ये बिल्कुल बेकार प्रोविज़न ऐड किया गया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस पर्टिकुलर मामले पर, EWS रिजर्वेशन के मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट है वो रिजर्व कर लिया है। अब सुरक्षित रखने का मतलब क्या है, अब जजमेंट रिजर्व करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आर्गूमेंट है, यानी दोनों पक्ष का यहाँ पर सुनवाई कर ली है, सब चीज़ यहाँ पर सुन के एक जो डिसीजन अभी वो नहीं दिया है, लेकिन अभी सारा का सारा डेटा यहाँ पर इन्होंने सुना दोनों तरफ का, और उसके बाद में अपने पास में वो सारा का सारा मैटर रख लिया है। अब आने वाले टाइम पर ये अपने आर्गूमेंट्स देने वाले हैं, ठीक है ना। अपना जो भी यहाँ पर डिसीजन होगा वो यहाँ पर देने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का जो अपना एक तरीके से फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है, ठीक है ना। अब बात यह है कि मुद्दा है क्या सर, अभी भी हमें समझ में नहीं आया। जो मेरे साथ में कनेक्ट होंगे वो तो समझ गए होंगे, क्योंकि हमने पहले काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है। जो कनेक्टेड नहीं है उनको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपको थोड़ा बैकग्राउंड लेकर चलते हैं। बैकग्राउंड पर देखो, बैकग्राउंड यहाँ पे कवर करेंगे तो पहले हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की। जो आरक्षण है वो आपको हमारे कंट्री में किस प्रकार से देखने को मिलेगा, वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। OBC के पास में, OBC के लिए 27% का रिजर्वेशन है, ठीक है ना। इसके बाद जो SC हैं इनके लिए आपको देखने को मिलेगा 15% का रिजर्वेशन, और जो ST हैं इनके लिए आपको देखने को मिलेगा 7.5% का रिजर्वेशन। ठीक बात हो गई। अब ये होता है कि हमारा टोटल मिलाकर 49.5% के आसपास रिजर्वेशन होता है। ये ऑलरेडी इतना रिजर्वेशन हमारे पास में देखने को मिलेगा। और इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में आपको पता होगा, इंदिरा साहनी जजमेंट भी आया था। उस जजमेंट के अंदर ये भी बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो इस 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
तो 49.5% के आसपास आपको ये रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ST 7.5, SC 15 और OBC 27%। लेकिन अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी। होता यह है कि साल 2019 में 103rd 103वां संशोधन किया जाता है। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया जाता है और उस संशोधन से होता यह है कि इसके अंदर एक और रिजर्वेशन को ऐड कर दिया जाता है। उस रिजर्वेशन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन। तो 10% का जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे दिया गया। यानी कि इन 3 सेक्शंस को तो ये रिजर्वेशन मिला हुआ है। इनके अलावा जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों में अगर किन्हीं की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उन्हीं के लिए यहाँ पर इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर आया गया था कि आपको 10% रिजर्वेशन यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है ना, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह के अंदर 10% रिजर्वेशन मिलेगा कि हाँ आपके लिए यहाँ पर ये जगह रहेगी। क्लियर हो गया? ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना भी होती है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो ये सिस्टम है ये लाया क्यों गया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। अब लाया जब गया ना तो मैं आपको कुछ और डिटेल प्रोवाइड करवाता हूँ, पहले इसको सुनो। तो यहाँ पर एक सेकेंड, 10% का रिजर्वेशन आपने समझ लिया। 2019 में ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके थ्रू लेकर आया गया था। आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया था, इसके अंदर बदलाव करे गए थे। बदलाव करने के बाद में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को ऐड कर दिया गया था। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जो ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन है ना, यानी EWS जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये जॉब्स के अंदर और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन होते हैं इन सब के अंदर यहाँ पर इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास में ऑलरेडी 50% का रिजर्वेशन था ही, लेकिन उस मतलब 49.5% का, उसके अलावा आप जब देखोगे तो ये 10% का अलग से रिजर्वेशन दे दिया गया था। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक मुद्दा और भी है। यहाँ पर हम पता कैसे लगाएंगे, मतलब कौन लोग होंगे जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि जिन भी लोगों की, ध्यान से सुनना, जिन भी लोगों की सालाना 8 लाख रुपए इनकम होगी, ठीक है ना, सालाना 8 लाख रुपए एनुअल इनकम होगी, वो मतलब 8 लाख हो या 8 लाख से कम हो, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आएंगे। तो एक विवाद तो इसी चीज़ को लेकर है। अब विवाद क्या है कि भैया 8 लाख रुपए बहुत होते हैं। अगर 8 लाख रुपए सालाना इनकम है तो ये बताओ वो इकोनॉमिकली वीकर कैसे हुए। ये बात यहाँ पर रखी जाती है इस पिटीशन के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 60,000 से ऊपर प्रति महीना हो गया। तो 60,000 से ऊपर प्रति महीना अगर रुपया मिल रहा है तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी के अंदर आएंगे क्या। इनफैक्ट जब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, UPSC जब आप लोग क्रैक करोगे तो जो मतलब आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग में IAS ऑफिसर को जो सैलरी मिलती है वो 56 या 57,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है ना, स्टार्टिंग में जो है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि 8 लाख रुपए आपने सालाना इनकम डिसाइड किस बेसिस पर कर लिया, ये कैसे किया, ये भी तो बताओ। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर रखी जा रही है पिटिशनर्स के थ्रू। तो उनका कहना यह है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पूरा अगेंस्ट में चला जाता है। दूसरी बात ये भी बोली गई है कि भैया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, जिसके लिए होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर वाले लोगों के लिए होना चाहिए, उन्हीं लोगों को इसमें डाला नहीं गया। जिनकी सालाना 8 लाख रुपए इनकम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है। बाकी जब आप लोग देखोगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनकी इनकम इससे आधी से भी कम है। तो क्या उन लोगों को इंक्लूड तो आपने इसमें किया नहीं है, ठीक है ना, तो उन लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए था इसके अंदर। तो वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये बहुत आराम से क्लियर हो चुका है। क्लियर हो गया। देखो अब आने वाले टाइम पर जो भी डिसीजन होगा, जो भी आर्टिकल आते रहेंगे वो आपके साथ में डिस्कस किया जाता रहेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं फिलहाल, और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेंगे। आपसे स्टार्टिंग में बोला गया स्वीडन को मैप में देख लेना। रीज़न क्या है, स्वीडन न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है आओ समझते हैं। यहाँ पर एक नाम दिया गया है कार्ल गुस्ताफ M4। अब ये कार्ल गुस्ताफ M4 क्या है, तो यह है एक वेपन सिस्टम। तो इंडिया के अंदर ये वेपन सिस्टम बनाया जाएगा ऐसा स्वीडन बोलता है। स्वीडन के जो डिफेंस मेजर है SAAB, इन्होंने मंगलवार के दिन यानी कल के दिन अनाउंस किया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, स्वीडन का जो एक वेपन सिस्टम है कार्ल गुस्ताफ M4, इस वाले वेपन सिस्टम को भारत के अंदर बनाया जाएगा ऐसा स्वीडन बोलता है।
ये स्वीडन का ही वेपन सिस्टम है जो कि इंडिया में बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर स्वीडन और इंडिया साथ में मिलकर करने वाले हैं। और स्वीडन का कहना यह है, स्वीडन के जो यहाँ पर एक तरीके से लीडर हैं, उनका कहना यह है कि बिल्कुल ये पहली बार होने वाला है कि हम लोग अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्वीडन से बाहर लेकर जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर स्वीडन बोलता है। इससे क्या होगा, इंडिया और स्वीडन के जो डिफेंस कोऑपरेशंस हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। हमारे आर्मी को एक आइकॉनिक कार्ल गुस्ताफ मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। इनफैक्ट जो हमारी आर्मी है ना, वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है 1976 से, लेकिन अभी जो हम लोग कार्ल गुस्ताफ इस्तेमाल करते हैं वो MK2 और MK3 वाला वर्जन है। कौन सा वाला? MK2 और MK3। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्ल गुस्ताफ M4 वर्जन की, जो कि और एडवांस लेवल का है। इस वाले वर्जन को यहाँ पर इंडिया के अंदर बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। क्लियर हो गई? सिंपल बात हो गई, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखो। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है आर्मी डिप्लॉयज मीडियम लॉन्ग रेंज वेपन्स अक्रॉस नॉर्दर्न बॉर्डर। नॉर्दर्न बॉर्डर देखोगे या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया और चाइना वाले बॉर्डर की डिस्कशन किया जा रहा है। तो आपको पता होगा इंडिया चाइना के रिलेशंस लगभग मई 2020 से ख़राब है। हर बार आर्टिकल में ये चीज़ तो बताई ही जाती है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखोगे लगातार स्टैंड ऑफ आपने देखा, पिछले 2 साल से स्टैंड ऑफ देखा, रिलेशंस ख़राब रहे और जो बॉर्डर है यहाँ पर डिस्प्यूट्स बने रहे। दोनों तरफ की जो आर्मी है वो यहाँ पर बॉर्डर पर खड़ी रही आमने सामने। तो अब यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, बहुत सारे अपने हथियार मीडियम लॉन्ग रेंज जो वेपन्स है ना, उनको फैला रहा है, उनको स्प्रेड कर रहा है, उनको तैनात कर रहा है हम लोग अपने नदन बॉर्डर की तरफ। तो ऐसा बात यहाँ पर रखी जा रही है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर जो वेपन्स की बात की जा रही है तो इसमें मीडियम रेंज आर्टिलरी गन्स हो गया, लॉन्ग रेंज रॉकेट हो गया, देन साथ ही साथ में आप लोग कह सकते हो कि और भी जो वेपन्स यहाँ पर बताए गए हैं। बोला जा रहा है कि अभी हम लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं कि 100 K9 जो वज्र हाउइट्ज़र है इसको भी परचेज़ करेंगे, और लगभग यहाँ पर इसको परचेज़ करने का जो अप्रूवल है वो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी दे चुकी है। उसके बाद में कुछ एरियल व्हीकल्स भी हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, ये बात रखी जा रही है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी जो हमारे पास में वेपन्स हैं, खासकर जो पिनाका मल्टी लॉन्ग रेंज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये सारे सिस्टम्स हमारे पास में ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पर हैं। तो उनको आज के टाइम पर डिप्लॉय किया जा रहा है, आर्मी डिप्लॉय कर रही है नॉर्दर्न बॉर्डर पर, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया, ताकि बॉर्डर पर जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हम लोग बहुत आराम से हैंडल कर सकें। कोई भी इश्यूज़ आने वाले टाइम पर क्रिएट भी होता है तो उसको भी हम लोग हैंडल कर सकें। तो अभी हमारी आर्मी प्लान ये भी कर रही है कि हम लोग अपने जो भी आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं ना, उसको हम लोग मीडियम रेंज में कन्वर्ट कर दें। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारी वेपन्स है उसको थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल पर बना दें, ये भी हमारा टारगेट एक तरीके से देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? तो सिंपल सा यहाँ पर कुछ ऐसा याद रखने वाला डेटा नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बस खाली इतनी बात ध्यान रखना क्योंकि ये आपको जियोपॉलिटिक्स में हेल्प करेगा उसको समझने में। आगे आते हैं, उसके बाद अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्कशन किया गया है जॉब्स ग्रीव इन फाइनल क्वार्टर ऑफ लास्ट फिस्कल मैन्युफैक्चरिंग इट्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, ऐसा यहाँ पर सर्वे बोलता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया हेडिंग, अब समझते हैं इसको, एक्सप्लेन करके आया हूँ डिटेल से। पहली बात, यहाँ पर एक सर्वे के बारे में चर्चा की जा रही है। ये सर्वे कौन सा है? ये है QES सर्वे, मतलब क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। अब ये सर्वे कौन सी तारीख का है, मतलब कौन से महीने का है? जनवरी से लेकर मार्च 2022 का। आपको एक बात पता होनी चाहिए, इकोनॉमी के अंदर जब ये हम लोग क्वार्टर की बात करते हैं तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं वाला क्वार्टर मत समझ लेना, ठीक है ना। एक साल में यहाँ पर 4 क्वार्टर होते हैं। अब वो 4 क्वार्टर यहाँ पर कैसे देखने को मिलते हैं आपको पता होगा, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इंडिया वो कह रहा हूँ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो देखने को मिलता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं साल 2021-22, तो साल 2021-22 कैसा था? साल 2021 के अंदर साल 2021 में 1 अप्रैल से उसको काउंट किया जाएगा और मार्च में 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर ये सारा डेटा देखा जाएगा। तो ये हुआ साल 2021-22 यानी पूरा साल। अब ये जो साल 2021 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, साल 2022 में 31 मार्च को ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग और अगर फर्दर डिवाइड करें ना, तो इन सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है 4 क्वार्टर के अंदर।
4 क्वार्टर बांट दिए जाते हैं। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब वो 4 क्वार्टर 3-3 महीने के होते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2021 से लेकर 2022 के बीच में 4 क्वार्टर कौन कौन से होंगे? अप्रैल मई जून एक हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? जनवरी फरवरी मार्च की, जो कि साल 2022 के अंदर आपका ये जो चौथा वाला क्वार्टर है वो निकला है। क्वार्टर वाला मुद्दा समझ में आ गया? ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर ये चौथा क्वार्टर आपको देखने को मिला है 2021 और 2022 का, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यानी जनवरी से लेकर मार्च 2022 के बीच में जो जॉब्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीमेंट के अंदर देखने को मिली हैं, यानी कि जो नौकरियां हैं उसके अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब बढ़ोतरी यहाँ पर बोली गई है, देखो ये चौथा क्वार्टर था, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे 2021 का, यहाँ पर बोला गया कि कितना बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जब आप लोग इसको तीसरे क्वार्टर से देखोगे तो तीसरे क्वार्टर के अंदर लगभग 3.14 करोड़ के आसपास जॉब देखने को मिली थी। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च वाला यानी जो चौथा क्वार्टर है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जॉब थोड़ी सी बड़ी है, 3.18 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बोला जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये क्वार्टर वाला मुद्दे से ही थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, बट यहाँ पर आपको वो मैंने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल आसान से भाषाओं में समझ में आ ही गया होगा। तो ये जॉब्स इंक्रीज़ हुई, उसके बारे में चर्चा की गई है। जो ज़्यादातर जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बढ़ी हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स देखने को मिली हैं, फिर उसके बाद में एजुकेशन में भी देखने को मिली हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो जी, आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब फिलहाल चलते हैं हम लोग पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, फिर जो एक आध और छोटी छोटी न्यूज़ हैं वो सब हम लोग बिल्कुल लास्ट में कवर कर लेंगे। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे, मतलब आज ज़्यादातर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट ही हैं। जैसे ये वाला पहला वाला एडिटोरियल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरा, इंडिया नेपाल रिलेशंस को लेकर बात की गई है, तो यहाँ पर हम लोग पूरे रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा, यहाँ पर NIRF की रैंकिंग को लेकर बात की गई है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो आज मतलब सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, चलो सबको कवर कर लेंगे, डोंट वरी, बहुत आसान से शब्दों में। चलो फिर, लेकिन हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता है हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पर नीचे देखो, क्वेश्चन है हाईलाइट द रीजंस फॉर द नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो, पुलिस रिफॉर्म्स की आज के टाइम पर मांग बहुत की जा रही है। अब रीज़न क्या उसके पीछे का? आपको अंकिता भंडारी वाला केस पता होगा, उत्तराखंड का, ठीक है ना? तो उसी पर्टिकुलर केस को लेकर हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। तो मतलब ये जो आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये करंट के ऊपर ही बेस्ड है। आपको बताना है कि पुलिस रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्या है। हमारे यहाँ पर जैसे कस्टोडियल डेथ देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो पुलिस जो अथॉरिटी, इसके अंदर क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, ये आपको इसके पीछे का एक ठोस रीज़न देना है। 250 शब्दों में मतलब एक अच्छा खासा आंसर लिखना है। लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। आपको फुल फॉर्म लिखनी है, आपको ग्रुप मिलेगा, उसमें लगभग 31,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग को भी वहाँ पे जुड़ जाना है, आंसर सबमिट करना है। और सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम ज़रूर करना है। वो काम क्या है कि कोशिश करना कि एटलीस्ट आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लो। जब आप लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे सभी लोग, तो इससे सभी के आंसर्स चेक कर पाओगे। इससे दोनों लोगों को फ़ायदा है, सामने वाले को भी और आपको भी। रीज़न देखो, आपको फ़ायदा यहाँ पर ये मिलेगा कि आपके पास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट कर पाओगे। दूसरे वाले को यानी सामने वाले को फ़ायदा क्या मिलेगा? आप जब उसका आंसर चेक करोगे तो जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप बता पाओगे कि हाँ भाई आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस प्रकार से वो ग्रुप चलता है, तो ज़रूर से आप लोग ज्वाइन करना और आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। चलो अब आते हैं आर्टिकल पर। परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द UNSC इज़ अनदर स्टोरी। ये आर्टिकल लिखा गया है चिन्मया R गरे खान साहब के थ्रू, एक फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में। अब ये मांग यहाँ पर ये बात ये करते हैं, जो आज के टाइम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको देखने को मिलता है, जो पर्टिकुलर बॉडी है ना, इसके अंदर इंडिया एक परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहा है। उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा। तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। पहली बात आपको समझना यह है कि आर्टिकल आखिरकार न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77वीं मीटिंग होती है, ये तो आपको पता है। तो उस मीटिंग के अंदर ही यहाँ पर होता यह है कि जो G4 कंट्रीज़ हैं
उनकी भी साइडलाइन मीटिंग हो जाती है, मतलब बराबर में वो लोग भी G4 कंट्रीज़ मीटिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि सर जो G4 कंट्रीज़ मीटिंग करती हैं, ये G4 का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। G4 बेसिकली ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ कहलाता है। इसके अंदर 4 कंट्रीज़ आती हैं। वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? उसमें आ जाता है ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये आपको 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, इन 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप बनता है G4। तो जब UNGA की मीटिंग चल रही थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, क्योंकि ये भी यूनाइटेड नेशन का ही हिस्सा है, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इस प्रकार से आपको और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में होता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है न्यूज़ में, या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूज़ में होता है। तो रिसेंटली जब यहाँ पर मीटिंग हुई तो G4 कंट्रीज़ भी पहुँची हुई थी, इन्होंने साइड से अपनी मीटिंग कर ली। अब G4 कंट्रीज़ ने जब साइड से मीटिंग करी तो इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर फोकस दिया। वो पॉइंट क्या था कि भैया कि हम चारों कंट्रीज़ को क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रिफॉर्म्स चाहिए। क्या चाहिए? रिफॉर्म चाहिए, यानी कि इसके अंदर बदलाव चाहिए। ऐसा यहाँ पर इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया और चारों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू पर सपोर्ट भी किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब वो बदलाव क्या है, क्यों है, वो सब हम लोग थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल में बताया गया। पहली बात देखो, बदलाव की जब बात आती है ना तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझना होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? सर इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 में से इसमें से आपको 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं और बाकी यहाँ पर इसमें से जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अब जब हम लोग 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है UK हो गया, USA हो गया, उसके बाद में रशिया हो गया, चाइना हो गया और फ्रांस हो गया। ये आपको 5 परमानेंट कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो आपको नाम से पता चल रहा है ये कोई परमानेंट नहीं है। ये 2 साल का इनका टर्म होता है नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ का। इन नॉन परमानेंट के अंदर आप देखोगे इंडिया भी आज के टाइम पर इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है। क्लियर हो गया? तो आप देखोगे ना, ये जो कंट्रीज़ हैं UK, US, रशिया, चाइना और फ्रांस, जब इनको आप लोग अगर एक वर्ल्ड मैप पर देखो, सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया, इस वर्ल्ड मैप पर देखोगे तो ये सारी कंट्रीज़ नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिल जाती हैं, है ना। US भी यहीं पर है, UK भी यहीं पर है, फ्रांस भी यहीं पर है, चाइना भी यहीं पर है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में रशिया भी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि वर्ल्ड मैप पर आपको सारी की सारी नॉर्थ कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। अब नीचे क्या क्या हो गया, नीचे आपको साउथ अमेरिका यहाँ पर देखने को मिलेगा, अफ्रीका यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद में इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। इधर आपको जो कंट्रीज़ हैं वो जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप ये देखोगे कि करेंट टाइम पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स, वो हमारे वर्ल्ड मैप पर ऊपर ही ऊपर के हिस्से के नज़र आते हैं। अरे भैया नीचे की कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया? यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नीचे वाली कंट्रीज़ भी तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है, अफ्रीका में बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रियाँ हैं, इंडिया इधर हो गया, है ना। तो इनको भी तो क्या चाहिए? परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं ना, जो ग्रुप 4 कंट्रीज़ हैं, ग्रुप 4 की कंट्रीज़ जो आपको देखने को मिलेंगी, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, इनका टारगेट यह है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ बदलाव करें, कुछ रिफॉर्म्स करें। और वो रिफॉर्म्स क्या होंगे कि भाई जो ये परमानेंट मेंबरशिप 5 लोगों को दी गई है ना, इसमें और लोगों को ऐड किया जाए। और वो कौन कौन हो? इंडिया हो, जर्मनी हो, ब्राज़ील हो, जापान हो, ये चारों एक दूसरे को इस चीज़ पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। इनका कहना यह है कि भैया इनका सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को लेकर भी है कि भैया अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी सपोर्ट मिलना चाहिए ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरे दुनिया के लिए आपने बना रखा है, पूरे दुनिया के अंदर आप कह सकते हो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। तो ये बताओ अफ्रीकन कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया? तो उनको भी कहीं ना कहीं परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर की तरह एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर एक बदलाव होना चाहिए पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में। ये मांग यहाँ पर की जा रही है ग्रुप 4 कंट्रीज़ के थ्रू, और इंडिया भी यहाँ पर इसकी मांग करता है बहुत लंबे समय से। अब
बात ये आती है व्हाई इज़ देयर नीड अ यूएनएससी रिफॉर्म, क्यों यहाँ पर बदलाव होना चाहिए यूएनएससी रिफॉर्म के अंदर, ये आपने समझ लिया है। ठीक है ना, 5 परमानेंट वाला मेंबर वाला मुद्दा मैंने आपको समझा दिया। जब यूएनएससी बनता है ना तो कुछ ही कंट्रीज़ को सारी पावर दे दी जाती हैं, वो 5 कंट्रीज़ थी, लेकिन अभी बहुत सारे रीजन रह गए, ईस्ट एशिया रह गया, साउथ अमेरिका रह गया, अफ्रीका रह गया, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो इनके रिप्रेजेंटेशन को भी इसमें ऐड करना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर ये मांग की जाती है। ये तो बात आप लोगों ने सभी के कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया। अब हम लोग स्पेसिफिकली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं कि इंडिया यहाँ पर इस परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड क्यों कर रहा है। वाई इज़ इंडिया डिमांडिंग द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी, इंडिया क्यों इसके लिए डिमांड कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ आप ये देखोगे ना कि भारत ने स्टार्टिंग से ही परमानेंट मेंबरशिप की मांग नहीं की है। आप ये देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना, उसके बनने के 40 साल बाद भी हम लोगों ने कभी परमानेंट मेंबरशिप की मांग नहीं करी। इवन 1993 में होता यह है कि इंडिया एक रिटर्न प्रपोजल देता है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, और वहाँ पर भी हम लोगों ने परमानेंट मेंबरशिप की मांग नहीं की थी। स्टार्टिंग में हम मांग कर ही नहीं रहे थे परमानेंट मेंबरशिप की, लेकिन अभी पिछले कुछ साल हुए हैं, कुछ सालों से ही हम लोग यहाँ पर इसके बारे में मांग कर रहे हैं कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया वो डिज़र्व करता है। अब इंडिया डिज़र्व क्यों करता है उसको समझो। क्योंकि इंडिया क्या है आज के टाइम पर, इकोनॉमी वाइज देखो तो एक बहुत बड़े साइज़ की इकोनॉमी है, पॉपुलेशन वाइज देखो तो दुनिया पर सेकंड नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के मामले में, डेमोक्रेसी देखो तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम लोग हैं। जब इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भारत के पास में, तो कुछ कंट्रीज़ की बजाय भारत को एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। भारत एक परमानेंट कंट्री की तरह आप कह सकते हो एक डिज़र्व करता है इस पोजीशन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया जो है ना पूरे एशिया के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो भारत को यहाँ पर ये पोजीशन डिज़र्व करती है, लेकिन भारत को ये पोजीशन मिली नहीं है। तो हम लोग अब उसकी मांग कर रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप प्रोवाइड करवाई जाए। अब इसकी एक ज़रूरत भी बन गई है, हम लोग डिज़र्व तो करते हैं वो बात अलग है, अब ज़रूरत भी है। ज़रूरत क्या है इसको समझते हैं। जो यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं ना, इन परमानेंट कंट्रीज़ के पास में कुछ स्पेशल पावर हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर की वजह से ये कंट्रीज़ काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं। तो भारत परमानेंट मेंबर भी नहीं है, तो भारत के पास में वीटो पावर भी नहीं है, तो भारत को भी यहाँ पर जब परमानेंट मेंबर बनेगा तो वीटो पावर मिलेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। अब मान लो यहाँ पर किसी टॉपिक के ऊपर किसी मैटर के ऊपर ये डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन पास किया गया, तो सपोज़ यहाँ पर इन 15 कंट्रीज़ में से ये जो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ है इन्होंने भी वोटिंग कर दी, और 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ में से 4 ने वोटिंग कर दी, और परमानेंट मेंबर वाले में से ही मान लो सपोज़ एक नहीं माना तो वहीं पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस रिजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकता है। ये पावर्स हैं इन परमानेंट कंट्रीज़ के पास में, ठीक है ना। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर सकेगा अगर इंडिया के पास में पावर्स आएंगी, यहाँ पर इंडिया एक परमानेंट कंट्री बनेगा, तो ये भारत के लिए काफ़ी गौरव वाली बात होगी, भारत को ये और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी बातें कहाँ के लिए की जा रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ये तो मैंने आपको पूरा एडिटोरियल समझा दिया। बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को समझोगे ना, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 से, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेजर पर्पज़ है वो है दुनिया भर में शांति और सिक्योरिटी को बनाकर रखना। इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, ये तो आपको रट गया होगा, बार बार 15 मेंबर्स ये न्यूज़ में आ रहा है। 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, ये आपने क्लियर कर लिया। जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका 2 साल का टर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इसको लेकर प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। क्लियर हो गई बात। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। क्लियर हो गया है तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर लिख देना, और कमेंट सेक्शन में यार पार्टिसिपेट किया करो। पार्टिसिपेट करने का मतलब यह है कि कमेंट किया करो, गुड मॉर्निंग या कुछ भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, सभी लोग क्या करो, क्योंकि कमेंट से यहाँ पर होता यह है कि काफ़ी सारे लोगों की पहचान होने लगती है। क्योंकि बहुत लंबे समय से जो रेगुलर कमेंट कर देते हैं गुड मॉर्निंग या कैसे भी, बहुत सारे लोगों का रेगुलर कमेंट आता है, तो मतलब जिस भी समय पर आप देख रहे हो तो उनका मतलब नाम रट गया है मुझे, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो रोज़ाना कमेंट आते तो एक मतलब पहचान सी बन जाती है। तो आप लोग कोशिश क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कमेंट करें, ताकि हम लोग यहाँ पर जान सके लोगों को। चलो फिर आगे आते हैं।
नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। देखो यहाँ पर ना ऑथर सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा एस्पेक्ट समझाऊंगा, पूरा रिलेशंस बताऊंगा। मतलब इससे हटकर भी जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, वो सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। हालांकि काफ़ी दिन हो गए डिस्कस करे हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग वापस से इसको मतलब कवर करने वाले हैं। चलो अब फटाफट हम लोग रिलेशंस को कवर करेंगे, सीट बेल्ट लगा लेना। यहाँ पर आप देखो, ये है इंडिया का मैप, ये हमारा महान भारत हुआ, और ऊपर आपको यहाँ पर ये नेपाल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। नेपाल जस्ट हमसे बाउंड्री को शेयर करता है, बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री है, और नेपाल के साथ में भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, बाउंड्री को लेकर विवाद है। वो विवाद क्या है वो भी समझेंगे। तो नेपाल की कैपिटल आपको काठमांडू देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, ये आपको एग्जैक्टली पिक्चर देखने को मिलेगा। नेपाल 3 साइड से इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एक साइड से चाइना की साइड से भी बाउंड्री शेयर करता है। आगे आते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई थी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, विजिट करके गए थे, ये आपको पता होगा। उस विजिट के दौरान काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन में आपको पता होगा कि दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर 35 किलोमीटर का जो बॉर्डर रेलवे लाइन लिंक है, जो कि बिहार से कुर्था तक कनेक्ट करता है, बिहार से कुर्था तक कनेक्ट करता है, इस पर्टिकुलर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंक को लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में इंडिया ने जो सोलू कॉरिडोर है वो अभी नेपाल को हैंडओवर कर दिया। फिर उसके बाद में आपको पता होगा इंडिया नेपाल को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करता है। इनको हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि नेपाल बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे आते हैं। फिर अभी रिसेंटली क्या होता है कि इंडिया का जो रुपे कार्ड है वो नेपाल में लॉन्च कर दिया गया, ये बात में ध्यान में रखनी है। आपको पता होगा रुपे कार्ड, जो इंडिया का रुपे कार्ड है, आपने अपने एटीएम कार्ड वगैरह पर देखा होगा रुपे लिखा हुआ होगा, रुपे कार्ड है। तो वो जो रुपे कार्ड है वो इंडिया का खुद का इंडिजीनियस कार्ड है। अब हुआ यह है कि जो रुपे कार्ड है ना, आज के टाइम पर अलग अलग देशों में भी काम कर रहा है। नेपाल चौथा देश है जहाँ पे रुपे कार्ड को अलाउ कर दिया गया है। रुपे कार्ड आपके पास में तो आप वहाँ से ट्रांजैक्शन कर पाओगे। नेपाल चौथा देश है, मतलब इससे पहले 3 देश और हैं। हाँ, वो कौन कौन से हैं? भूटान, सिंगापुर, यूएई। यहाँ पर भी रुपे कार्ड आज के टाइम पर एक्टिव है, लाइव है। फिर नेपाल आज के टाइम पर आप देख पाओगे इन्होंने क्या किया, एक अग्रीमेंट साइन किया है कि नेपाल भी बेसिकली यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया तो नेपाल 105वां देश बन गया था जो कि आईएसए को ज्वाइन किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो पर्टिकुलर ग्रुप है, आप कह सकते हो कि जिसको इंडिया फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसका हेडक्वार्टर आपको आज के टाइम पर भारत के गुरुग्राम में देखने को मिलता है। ये बात क्लियर हो गई। अब होता यह है कि इंडिया नेपाल के बीच में कुछ बॉर्डर को लेकर विवाद हैं। उन बॉर्डर के विवादों को लेकर जो भी सोल्यूशन हो सकता वो सोल्यूशन के ऊपर भी चर्चा की गई है रिसेंटली। मैं भी आपको विवाद समझाऊंगा, डोंट वरी। ये तो हमने ओवरव्यू लिया कि न्यूज़ आपको क्या क्या देखने को मिल जाती है। अब सर आते हैं बैकग्राउंड की तरफ, आते हैं एग्जैक्टली इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की तरफ। हिस्टोरिकल टाइज की बात करेंगे। देखो ये जो डेटा है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा, वैसे नहीं भी दिख रहा है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये सारी बातें। ठीक है ना। नेपाल देखो एक इम्पॉर्टेंट पड़ोसी देश देखने को मिलता है भारत का। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों के साथ में जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल रिलेशंस को शेयर करता है। इंडिया और नेपाल दोनों अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, ये दोनों ही आपको जो रिलीजन है ये आपको इंडिया और नेपाल दोनों में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो बुद्धा जी का बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी है, और लुम्बिनी कहाँ पे स्थित है? नेपाल के अंदर स्थित है। मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखा है, एग्जैक्टली पूरा लुम्बिनी घुमा भी रखा है पिक्चरों के अंदर, है ना। आगे आते हैं। अब इंडिया नेपाल के बीच में कुछ रिलेशंस और देखने को मिलेंगे, जैसे रोटी बेटी का रिश्ता नज़र आता है। क्यों? हमारे बहुत सारे फैमिलियल टाइज़ हैं, बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं इंडिया नेपाल के बीच में, मतलब इंडिया नेपाल के मेंबर्स के बीच में, ये आपको पता होगा। इंडिया और नेपाल दोनों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 को साइन किया था, जिसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए चले गए। बहुत सारी नदियाँ नेपाल से डायरेक्ट आती हैं इंडिया के अंदर में, ऐसा डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं व्यापार के बारे में, ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में। इंडिया नेपाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। हम लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं नेपाल के अंदर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कनेक्टिविटी की बात आती है तो नेपाल और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी को लंबे समय से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं।
फॉर एग्जांपल देखो, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब इसके आसपास कोई समुद्र नहीं देखने को मिलेगा, जबकि इंडिया के पास आपको बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा देखने को मिलेगा। इंडिया बहुत बड़ा अपना एरिया समुद्र से टच करता है। बात ये की जाती है नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अब इंडिया एक तरफ है, दूसरी तरफ आपको तिब्बत वाला रीजन देखने को मिलेगा जिसको चाइना ने कब्जा रखा है। इंडिया नेपाल ने यहाँ पर क्या किया, अलग अलग कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स को चलाया ताकि हम अपने पीपल टू पीपल टाइज को, अपने कनेक्टिविटी को, रिलेशंस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। फिर दोनों कंट्रीज़ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया है, जहाँ पर काठमांडू को रक्सौल से लिंक किया गया। देन उसके बाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वाटरवेज हैं वो भी डेवलप करे गए। वाटरवेज मतलब पानी का रास्ता भी यहाँ पर डेवलप किया गया है, जो कि इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है, जहाँ से हम लोग सामान को इधर से उधर भेज कर आपस में व्यापार कर सकते हैं। अब बात आती है डिफेंस कोऑपरेशन की। देखो, जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, डिफेंस कोऑपरेशन यानी कि डिफेंस के मामले में कोई अभ्यास वगैरह होता है दोनों के बीच में, हथियारों का व्यापार होता है, तो उसके बारे में चर्चा की जा रही है। डिफेंस कोऑपरेशन देखोगे तो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। खासकर गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपने सुना होगा। जो गोरखा यूनिट है ना इंडियन आर्मी की, वो आज के टाइम पर बहुत सारे नेपालियों को भी हायर करती है, रिक्रूट करती है, ठीक है ना। अब इंडिया जो है ना वो 2011 से नेपाल के साथ में एक अभ्यास को कंडक्ट करता है। उस अभ्यास का नाम है सूर्य किरण, ध्यान रखना। आगे आते हैं, अब इश्यूज़ और चैलेंजेस की बात करते हैं। ये तो आपने रिलेशंस डिस्कस कर लिए। अब दोनों कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह पर चैलेंजेस, बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, नेपाल आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर। भारत से बहुत सारा सामान परचेज़ किया करता था, लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ, ये भारत की बजाय चाइना की तरफ शिफ्ट हो चुका है। चाइना से बहुत सारा सामान आज के टाइम पर ये परचेज़ करने लगा है। अब चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है आप कह सकते हो वो नेपाल में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है पिछले कुछ समय में, ये हम लोगों ने देखा। इनफैक्ट चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप कह सकते हो कि दुनिया भर की कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। तो उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि जो चाइना है एग्जैक्टली वो यहाँ पर क्या करता है, इन सभी कंट्रीज़ को कनेक्ट करने की बात करता है। ये मैप बिल्कुल सही है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये पीओके वाला रीजन दिखाया गया है, ठीक है, ये पूरा बॉर्डर ड्रॉ किया गया है। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। अब यहाँ पर बोला यह जाता है कि जो ये प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, इसके अंदर चाइना नेपाल को पूरी तरह से खींच रहा है, पूरी तरह से घसीट रहा है, जबकि इंडिया जो है ना इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सीधा सीधा विरोध करता है। बोलता है कि हमें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको ज्वाइन करने वाले भी नहीं हैं। क्लियर हो गया, तो आपने पहला चैलेंज समझ लिया। एक और चैलेंज क्या है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर को लेकर विवाद देखने को मिलेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स नज़र आते हैं। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट 2019 में उभर कर आए थे। हुआ क्या था, 3 पर्टिकुलर रीजन के नाम ध्यान रखना, 3 जगह हैं उनका नाम ध्यान रखना है। कौन कौन सी जगह है वो, कालापानी, लंपेयाधुरा और लिपुलेख, ये 3 जगह आपको नज़र आती हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मैप देखो, ये जो तीनों जगह है ना वो इंडिया का हिस्सा है। अगर आप लोग ओरिजिनल वर्जन देखते हो तो ये जो कालापानी, लिपुलेख और लंपेयाधुरा है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहली बात ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो रेड कलर के पोर्शन में ये नेपाल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये नेपाल है। इसके बाद अब जो मैं आपको रीजन दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये वाला, ये जो रीजन मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर आपको तीनों रीजन देखने को मिलते हैं, कालापानी, लिपुलेख और लंपेयाधुरा। ये बेसिकली इंडिया का पार्ट है, उत्तराखंड का हिस्सा आपको ये देखने को मिलता है तीनों। लेकिन 2019 में नेपाल ने क्या हरकत करी कि नेपाल ने इन तीनों हिस्से को अपने मैप में दिखा दिया, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा लंपेयाधुरा, लिपुलेख, कालापानी। ये जो रीजन है देखो यहाँ पर भी इन्होंने रेड कलर का पूरा मैप ड्रॉ कर दिया, ये नेपाल का वर्जन, नेपाली मैप वर्जन दिखा दिया गया, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है। हालांकि उसके बाद जब आप लोग देखोगे ओरिजिनल जब मैप है ना, ओरिजिनल मैप में आपको ये देखने को मिलेगा ये रीजन वैसे इंडिया का है। तो नेपाल ने ये हिस्सा अपने कंट्री के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर। नेपाल बोलता है ये मेरा हिस्सा है, वैसे यहाँ पर आपको ये इंडिया का हिस्सा देखने को मिलता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी रिसेंटली जो दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया था, इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के ऊपर जोर दिया था। क्लियर हो गई बात, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ।
वो रिलेशंस के सारे पॉइंट ध्यान रखना, आपको मैं PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला एडिटोरियल बात करता है लैक ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन, यानी कि जो इंजीनियरिंग एजुकेशन आज के टाइम पर देश में प्रोवाइड करवाई जा रही है उसमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी की काफ़ी बड़ी कमी नज़र आती है। अब ये क्या है, इसको आओ थोड़ा सा देखते हैं। पहली बात देखो, राइटर ने ये आर्टिकल लिखा क्यों है। ये राइटर ने इस आर्टिकल को लिखा है NIRF की रैंकिंग के बेसिस पर। NIRF क्या है, तो रिसेंटली यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, 2022 की रैंकिंग आती है, रिसेंटली आती है जुलाई के मंथ में। तो यहाँ पर जुलाई के मंथ का डेटा उठाकर उसके ऊपर ये राइटर चर्चा कर रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है ना। अब क्या कहना है इनका, आओ उसको समझते हैं। इनका कहना यह है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने NIRF दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ 2022 इसको रिलीज़ किया जुलाई के मंथ में। जब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर पता ये चलता है कि लगभग टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स, कितने, टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिनका जो पिक्चर है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स नज़र आते हैं जो कि इतना कुछ खास कर नहीं रहे हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो कि जो टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर नज़र आते हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। जो बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको इन 200 में से कैटेगरी में देखने को मिलेगा, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है ना इन 200 में से, उसका जो स्कोर है वो है 90.0%। फिर यहाँ पे 50वें नंबर पर आने वाला जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसका स्कोर है 50.11%। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो कि जो 100 नंबर पर आने वाला जो इंस्टीट्यूट है उसका जो स्कोर है वो है 40.14%। और जो 200 नंबर पर आने वाला, क्योंकि 200 की बात करें, जो 200वें नंबर पर आने वाला इंस्टीट्यूट है उसका जो स्कोर है वो है 33.7%। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सिचुएशन है ना, ये तो आपने टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली सर, टॉप 200 इंस्टीट्यूट जो कि NIRF की रैंकिंग में है। NIRF क्या करता है, हायर एजुकेशन जो होता है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स किस लेवल पर हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उस चीज़ को लेकर ये रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है। तो इनका कहना यह है कि आपने 200 इंस्टीट्यूट्स तो इंक्लूड कर लिया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको पता है, मेडिकल अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग वाले आपको कॉलेजेस नज़र आएंगे वो 200 टॉप इंस्टीट्यूट्स आपको इस पर्टिकुलर रैंकिंग में नज़र आते हैं। तो कहना यह है कि सर 200 ही आपने डाले हैं, बाकी जो 1049 या फिर आप कह सकते हो 1050 के आसपास इंस्टीट्यूशंस और हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई तो किया था इस NIRF रैंकिंग के लिए, लेकिन उनको रैंकिंग नहीं दी। तो आप इनके बारे में सोचो। और 4500 इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इसके लिए रैंकिंग के लिए अप्लाई तक नहीं किया। मतलब जब हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की, तो आप सिर्फ 200 इंस्टीट्यूट्स को गिन रहे हो, बाकी 4500 ये हैं, 1050 ये हैं। ये भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका प्रेजेंटेशन NIRF रैंकिंग के अंदर है ही नहीं। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी की कमी है। मतलब ओवरऑल आप कहना चाहते हो हज़ारों की कगार में इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से टॉप सिर्फ 200 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसका क्या, उसको भी तो आपको देखना होगा ना। जो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर यहाँ पर 30,000 के आसपास बच्चा पहुँच गया, लेकिन बाकी सारे जो बच्चे हैं वो आपको बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर देखने को मिलते हैं जो इसके अंडर में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है, राइटर बोलते हैं बहुत सारी मिसलीडिंग हेडलाइंस यहाँ पर नज़र आती है। यानी कि आप लोग देखोगे जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं ना आज के टाइम पर क्या कर रहे हैं, ये लोग बड़े बड़े प्लेसमेंट छाप देते हैं। यानी कि यहाँ पर प्लेसमेंट सीज़न चलता है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है, जो भी इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होता है उसको प्लेसमेंट मिलता है, बड़े बड़े जॉब ऑफर्स मिलते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों का पैकेज मिलता है। इस प्रकार की मिसलीड करने वाली हेडलाइंस ये लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को वो क्लैरिफाई नहीं करते हैं, आगे डिटेल से बताते नहीं हैं। यहाँ पर इनका कहना यह है कि मतलब आप देखोगे इन इंस्टीट्यूट्स को, तो जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इस चीज़ से खुश हो जाते हैं। पेरेंट्स इनफैक्ट यहाँ पर अपने बच्चे को ऊपर जोर डालते हैं कि वो यहाँ पर तैयारी करे इस चीज़ की। प्लेसमेंट जो हेडलाइंस होती हैं वो यहाँ पर बहुत कम ही से रिवील करती हैं। प्लेसमेंट हेडलाइंस बहुत ख़तरनाक तरीके से आज के टाइम पर ये इंस्टीट्यूट्स दिखा रहे हैं। ये सबसे पहला यहाँ पर इशू नज़र आता है। राइटर बोलते हैं प्लेसमेंट हेडलाइन यहाँ पर बोलता है कि भैया ये करोड़ों का पैकेज यहाँ पर आता है, ये सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं, जो कि सही बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप लोग देखोगे ना,
जब इसकी थोड़ी डिटेल्स में जाओगे तो बोला ये जा रहा है कि जो ज़्यादातर पेरेंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर पेरेंट्स ये देखते हैं कि हाँ भैया मेरे बच्चे का 1 करोड़ प्लस का प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, बस खाली उसका एडमिशन हो जाए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्लेसमेंट मिल जाएगा, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो इसकी चक्कर में जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुए इस चीज़ से, और पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चे को ज़बरदस्ती फिर यहाँ पर ये काम करने को बोलते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनफैक्ट यहाँ पे बच्चे के ऊपर जोर दिया जाता है, आज के टाइम पर उनको फोर्स किया जाता है, क्लास 9 से ही फोर्स करने लगते हैं कि क्लास 9 से ही आप यहाँ पर आईटी की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दो। क्लास 9 से ही अपनी पढ़ाई चल रही है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आईटी की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप जल्दी यहाँ पर कोचिंग नहीं लोगे ना तो बच्चों को फोर्स किया जाएगा कि भाई अपना थोड़ा सा टाइम निकालो, टाइम निकालने के बाद में यहाँ पर कोचिंग करो उस चीज़ की, ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वहाँ पर 1 करोड़ का प्लस पैकेज मिले। तो ये जो हेडलाइंस है ना आज के टाइम पर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसलीड कर रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है इन इंस्टीट्यूट्स के वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, माँ बाप बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं इन हेडलाइंस की वजह से, मिसलीडिंग हेडलाइंस की वजह से। और यहाँ पर प्रेशर डालने की वजह से क्या हो रहा है, बच्चा एंजाइटी डिप्रेशन में, इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया सुसाइडल टेंडेंसी भी इस बच्चे के अंदर क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो हेडलाइंस हैं, जबकि इन हैंड इतना कुछ मिलता नहीं है, बोला ये जा रहा है कि बहुत कुछ पैसा, मतलब कंपनी के अंदर शेयर्स, इस पर्टिकुलर जगह पर शेयर, कुछ ऐसा पैसा भी होता है जो कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया, जो कि मिलता ही नहीं है बाद में भी। 1.5 करोड़ का पैकेज यहाँ पर दिखा दिया गया लेकिन वो आधा हो जाएगा कंपनी के अंदर जाकर, कि आपका इसमें शेयर दे दिया गया है, उसमें शेयर दे दिया गया है, वो पैकेज मिलता नहीं है पूरा, ठीक है ना। और इसमें से कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो कि लास्ट वक्त तक नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो भैया जो ये हेडलाइन वगैरह है ना, ये कहीं ना कहीं मिसलीड कर रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर मतलब आप कह सकते हो बर्डन डल रहा है, और वो बर्डन डालने वाले कौन हैं, पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उन हेडलाइन से। 1 करोड़ का पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, तो वो बात यहाँ पे रखी गई। तो इससे क्या हो रहा है, जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डाउन होती हुई नज़र आ रही है। ये बात यहाँ पे बोला गया। एक क्विक डेटा देखोगे तो आज के टाइम पर बहुत सारे हज़ारों इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि इस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही इंस्टीट्यूट्स आज के टाइम पर इस NIRF रैंकिंग में टॉप कर रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि भैया और इंस्टीट्यूट्स लगातार ओपन हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस किया जाए, खूब पैसा कमाया जाए, लगातार और इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं, वही हेडलाइन दिखाकर एडमिशन लेंगे। लेकिन हो यहाँ पर एग्जैक्टली ये रहा है, राइटर का कहना यह है कि भैया जो हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, ठीक है ना, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को आगे लेकर आना होगा। इंडिया को अब शायद और इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता नहीं है, जो स्कोप है हमारा वो ये रहना चाहिए कि यहीं पर हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। जो पैकेज आप दिखा रहे हो ना, जो मिसलीड कर रहे हो, वो रियल में होना चाहिए, ठीक है। लोग यहाँ पर एक तरीके से आप चीज़ों को सही से दिखाओ। जो हेडलाइन प्लेसमेंट है ना, हेडलाइन प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो हेडलाइन प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो हेडलाइन दिखाकर मामला चल रहा है, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर रखी जा रही है कि आपको क्वालिटी इंश्योर करनी होगी, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होगी। उसके लिए ऐसा भी नहीं कि आप खूब सारे कॉलेजेस स्टार्ट कर दो, कॉलेजेस खोल दो, इंस्टीट्यूशंस खोल दो। उसके लिए आपको जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना होगा। आई होप आपको पूरी तरह से इस आर्टिकल को लेकर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी एक और एडिटोरियल था, ये डिस्कस करने वाला था, मैं करूँगा नहीं आज। तो आप कहोगे क्यों नहीं करोगे सर, डिस्कस करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ और इतना डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि वो यहाँ पर इस वाले पेज पर प्रेजेंट नहीं है इतना डिटेल में। करना क्या है, कल वाला प्लीज़ आप लोग वीडियो ओपन कर सकते हो। अभी मैं डिस्कस करने बैठा 10 मिनट और लगेंगे, ये पहुंच जाएगा 1.5 घंटे का वीडियो। इससे अच्छा फ़ायदा उठाओ कल वाले वीडियो का। कल वाले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया है। जो नासा का डार्ट मिशन है ना, बहुत डिटेल से, बहुत सिंपल शब्दों में, आसान से आसान जो रत्ती बिल्कुल आसान चीज़ हो सकती है ना, उस वाली लैंग्वेज में समझाया है कि डार्ट मिशन एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये टकराया, वो सारी बातें कल के वीडियो मैंने आपको बता दी हैं। प्लीज़ कल वाला वीडियो ओपन करना और 10 मिनट का आगे बढ़ा देना। 10 मिनट के बाद से आपको कल वाला जो ये मतलब ये वाला जो आर्टिकल है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से डार्ट मिशन पढ़ पाओगे। तो कल वाला वीडियो ज़्यादा दूर है ही नहीं, बस कल ही चैनल पर जाओ, पिछले ही वीडियो देखना है, कोई ज़्यादा दूर सर्च वर्च करने की आवश्यकता भी इतनी नहीं पड़ने वाली है,
ठीक है ना। तो इतना काम कर सकते हो और टाइम अपना ही बचा सकते हो और साथ ही साथ में मेरा ही बचा सकते हो। क्लियर हो गया। बाकी ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी एक छोटा सा आर्टिकल है, आज 28 सितंबर है, तो आज है वर्ल्ड रेबीज़ डे। तो आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो रेबीज़ है ना उसके पीछे कौन सा वायरस है, या आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन से वायरस की वजह से रेबीज़ फैलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ये 2 आर्टिकल डिफेंस वाले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जॉब वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया है, टूरिज्म वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया है। देखो वर्ल्ड पेज पर यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिल जाता है, वो नासा वाला, तो वो आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कवर करना है, ठीक है ना। बाकी लास्ट में एक बिजनेस पेज पर छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, मूडीज़ क्या एक रेटिंग एजेंसी है जो कि रेटिंग देता है। मूडीज़ ने यहाँ पर देखा है कि जो क्वाड है ना, क्वाड ग्रुप यानी 4 कंट्रीज़ का, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इन चारों कंट्रीज़ का ये क्वाड ग्रुप है। तो इंडिया यहाँ पे क्वाड ग्रुप से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, इंडिया भी यहाँ पर इसका एक पार्ट है। और आज के टाइम पर भारत क्या कर रहा है, चाइना के ऊपर अपनी रिलायंस को, यानी जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम करके आज के टाइम पर हम लोग क्वाड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एक तरीके से इस रेटिंग एजेंसी ने बोला है। तो यूएस और जो जापान आपको देखने को मिलेंगे, ये भी लगातार यहाँ पर एक मेजर सोर्स बन चुके हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिया के अंदर में। तो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट भी इन कंट्रीज से बढ़ रहा है, व्यापार ही बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम पर हम लोग देखेंगे इंडिया का टारगेट भी यही कि हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर कर इन कंट्रीज़ के साथ में जो व्यापार है उसको एनहेंस करें। तो क्वाड जो है ना, भारत को व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्लियर हो गया। चलो जी आगे आते हैं, और ये सारा का सारा एनालिसिस होता है हमारा समाप्त। नाउ फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। 2014 का क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर बी देखने को मिलेगा 2 और 3। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैचुरी बॉडी है, करेक्ट है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू चेयर की जाती, करेक्ट है। लेकिन पहला वाला आपको रॉन्ग देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया गया है 1962 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर में, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर देखने को मिलेगा 2 और 3 ओनली। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।